हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्लास 11th के लिए आज का सेशन लेकर आ गए हैं हम। क्लास 11th में हमारे पास जनरली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबने देखा होगा भाई, आपके पास जो भी बुक है और जो कंटेंट आपके पास सिलेबस प्रोवाइड करता है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 के नाम पर। चैप्टर 1 इसमें हमारे पास आता है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर हम अकाउंटिंग की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, मेरिट यानी बेसिक अबाउट अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट है क्या भाई, अकाउंटिंग क्या है, इसमें अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, क्यों करते हैं भाई, बिजनेस बनाते हैं तो हम बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं, तो वाई इट इज रिक्वायर्ड कि हमें अकाउंटिंग करना ही है। बिना अकाउंटिंग का क्या काम नहीं चल सकता, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या पर्क्स हैं, क्या कौन से हमारे पास, जो कि हम इन सब चैप्टर में, इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला चैप्टर, मेरा नाम है प्रशांत और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 को आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भाई मीनिंग से। अकाउंटिंग है क्या, हाउ अकाउंटिंग हैज बीन डिफाइंड इन योर सब्जेक्ट और इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो हमारे बहुत सारे राइटर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अकाउंटेंट्स हैं, सबने अकाउंटेंसी को अलग अलग वे में डिफाइन किया है। लेकिन जब हम बात करेंगे एक स्पेसिफाइड, जो सबसे ज्यादा अप्रूव्ड है और मानी जानी डेफिनेशन है, वो है एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। किसके द्वारा लिखी गई है भाई ये? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, AICPA शॉर्ट में बोलते हैं, AICPA अकाउंट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है हम उसको सबसे ज्यादा अप्रूव्ड मानते हैं। इसमें सारी पॉइंट्स को कवर किया है बहुत ज्यादा डिटेल्स में। तो हम इसको देखते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है कि अकाउंटिंग है क्या। पहले हम पढ़ते क्यों है, अकाउंटिंग है क्या, कैसे करते। देखिए, सबसे पहले बोलते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। कुछ वर्ड्स को हम मार्क करके चलेंगे और ये आपको आगे बहुत ही हेल्प करेगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in parts at least of a financial character and interpreting the results thereof। ठीक है, तो ये 5-7 इंपॉर्टेंट कीवर्ड के ऊपर फोकस करते हो और इसीलिए सबसे बेटर डेफिनेशन माना जाता है। अगर आपको याद करनी है तो हमेशा गो फॉर दिस डेफिनेशन गिवन बाय AICPA। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कला है। व्हाट इज एन आर्ट, आपने बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा भाई, अकाउंट किसी भी सब्जेक्ट को हम आर्ट क्यों बोलते हैं। व्हाट इज एन आर्ट, आर्ट आप क्या हो भाई, एज एन आर्ट जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, मीन्स हाउ क्रिएटिवली यू अप्लाई वट एवर यू हैव लर्न। आपने जितना भी लर्न किया है, प्रैक्टिसेस की हैं, जो भी थ्योरी आपने इवॉल्व की है, उसको रियल लाइफ में कैसे क्रिएटिव वे में आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन, क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ योर डिटेल्ड नॉलेज इज कॉल्ड एन आर्ट। आर्ट क्या है? एक क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ डिटेल्ड स्टडी ऑफ नॉलेज। वट एवर यू हैव स्टडीड, उसको क्रिएटिवली रियल लाइफ में आप कैसे अप्लाई करोगे, दैट इज एन आर्ट। कि भाई क्रिकेट खेलना तो सबने सीखा है कि भाई राइट फुट आगे करके फ्रंट फुट पे ऐसे शॉट मारेंगे। आकाश चोपड़ा जैसे लोग भी कमेंट्री में बहुत तरीके से बताते हैं कि सचिन को ऐसे खेलना चाहिए, विराट को ऐसे खेलना चाहिए। तो स्किल सीखी सबने है, बट व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन पार्ट, तो हर बैट्समैन अपनी तरीके से अप्लाई करता है। कि धोनी अलग खेलते हैं, सूर्य कुमार यादव अलग खेलते हैं और कोहली की खेलने की कला अलग है। तो एवरीबडी हैज लर्न द टेक्निक्स, टेक्निक सबको पता है कैसे खेलना है, क्या रूल है, क्या ऑब्लिगेशन है, बट हाउ टू अप्लाई ये सबकी अलग है। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव एप्लीकेशन, वही आपका आता है आर्ट। सिमिलरली अकाउंटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, अकाउंटिंग भी एक कला है। भाई हर कॉमर्स का बच्चा जिसने अकाउंट्स पढ़ रखी है, क्या वो सही अकाउंटिंग करेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। हर किसी का अकाउंटिंग करने का तरीका अलग होगा, बिकॉज हर किसी ने जो नॉलेज को गेन किया है वो उसको क्रिएटिवली अलग तरीके से अप्लाई करेगा।
सिमिलरली बोला क्या गया कि अकाउंटिंग भी एक आर्ट है, एक कला है। क्या करने की कला है? रिकॉर्डिंग। सबसे पहले रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना मतलब जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के हैं, जिनको आप बिजनेस का मानते हो कि भाई ये बिजनेस में खर्चा हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करना, सबसे पहले लिखना, एक जगह पे नोट डाउन करना इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। रिकॉर्ड करने के बाद आप डेटा को क्लासिफाइंग करते हैं। क्लासिफाइंग मीन्स टू क्लासिफाई। क्लासिफाई मतलब जैसे आपने कहा रिकॉर्ड मतलब क्या हो गया? रिकॉर्डिंग इज नोट डाउन करना। क्लासिफाइंग का मतलब क्या हो गया? ग्रुपिंग करना, कि ग्रुप बना देना। भाई एक बार में सारे ट्रांजेक्शन हमने एक जगह पे रिकॉर्ड कर लिया, अब एक जगह पे खिचड़ी बना के सारे ट्रांजेक्शन को लिख दिया, उसी में इनकम है, उसी में एक्सपेंस, उसी में पेमेंट है, उसी में सेल है, उसी में परचेज है, सारा बिजनेस का खिचड़ी बन गया है। तो ऐसे में उसको अलग अलग करना, एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक जगह पर रिकॉर्ड करना कहलाता है ग्रुपिंग। तो क्लासिफाई कर देना, ग्रुप बना लिए भाई, एक जैसे सिमिलर ट्रांजेक्शन को अलग अलग कर लिया, छटनी कर ली, ठीक है। अब उसके बाद समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब समरी बनाना, ब्रीफ में इंफॉर्मेशन को ले आना। ब्रीफिंग जिसको आप बोलते हैं ना, ब्रीफिंग करना, ब्रीफ में इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में ले आना, क्रिस्प बना देना। पूरे बिजनेस में साल भर में बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं भाई, सारे ट्रांजेक्शन को एक खिचड़ी ना बना के रखना भाई, उसको सिंप्लीफाई करना, अलग अलग उसको डिवाइड कर दीजिए, ग्रुप कर लीजिए, और उसके बाद एक समरी शीट में लेकर आना। तो दैट ऐसे इतना काम क्यों करते हैं? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या होता है? इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। सिस्टमैटिक ऑर्डर का मतलब क्या होगा यहां पर? इसका मतलब हो गया, सिस्टमैटिक ऑर्डर का मतलब हो जाता है आपका क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली क्या बच्चे किसी को आंसर आता है? क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? क्या आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे व्हाट इज मेंट बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजी समझिए, अमित शाह ने बोला था ना, क्रोनोलॉजी समझिए, दैट इज व्हेन वी रिकॉर्ड एनी डेटा एज पर डेट एंड टाइम। जैसे आप अपना देखते हो इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, तो क्या होता है? टाइमलाइन बनी होती है। टाइमलाइन क्या है भाई? इस साल में आपने क्या किया, अगले साल में क्या किया, इस ईयर में क्या किया। तो सिमिलरली हम टाइमलाइन को फॉलो करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। तो अकाउंट्स में भी आप ये जो काम करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, वो किस वे में करेंगे? सिग्निफिकेंट मैनर यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्रोनोलॉजिकली का मतलब क्या हो गया? डेट एंड टाइम वाइज। जो ट्रांजेक्शन जिस दिन पर हुआ था, पुराना ट्रांजेक्शन है तो पहले लिखेंगे, बाद के ट्रांजेक्शन को उसके बाद लिखेंगे, अगले ट्रांजेक्शन को उसके बाद लिखते जाएंगे। तो डेट एंड टाइम वाइज हम ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करते हैं, रिकॉर्डिंग करेंगे, समराइज करेंगे। तो ये कैसे होगा? डेट वाइज, टाइम वाइज, तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट मैनर। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मॉनेटरी होना चाहिए। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है जहां पर आप बिजनेस के जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की बात नहीं हो रही है। जैसे आपने कहा कि बिजनेस में मैंने सलमान खान के साथ फोटो खिंचवाई, या मेरे बिजनेस को बेस्ट बिजनेस का अवार्ड मिला, रिकॉग्निशन मिला, तो वो क्या है? क्या ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है? क्या इसमें कुछ पैसे का लेन देन हो रहा है? नहीं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे? विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कम से कम मनी के सेंस में एक्सप्रेस हो, पैसा इन्वॉल्व हो रहा हो, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शन कोई भी हो बिजनेस का, खरीदना बेचना, फाइनेंशियल हो, बस ये ध्यान रखना है, एटलीस्ट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कम से कम कुछ पार्ट तो उसका फाइनेंशियल हो। जो भी इवेंट कर रहे हैं, आपने गुड्स खरीदा, बेचा, रेंट पे किया, कोई भी ट्रांजेक्शन या हुआ, या बिजनेस में कोई भी घटना हुई, कम से कम वो कुछ पार्ट, एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ इट शुड बी इन फाइनेंशियल टर्म, मॉनेटरी होना चाहिए, तभी आप रिकॉर्ड करेंगे। एंड
interpreting the result thereof. Interpreting means finding या ascertaining, ascertaining the result thereof. यानी ये सब काम क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन असर्टेन, वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस को भाई प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कैसा चल रहा है बिजनेस। तो ये पूरा टर्म जो हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो अब ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना कैसे करेंगे, ये एक आर्ट है। ऑफ इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, कैसे करेंगे? क्रोनोलॉजिकल, इस प्रॉपर तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं जो आ रहा है जैसा भी दिख रहा है कहीं पर भी रिकॉर्ड कर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग सेज कि अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, एक कला है, जहां पर अकाउंटेंट क्या करेगा? जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करेगा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी करेगा, जो कि कम से कम बिजनेस के जो भी इवेंट्स हैं, ट्रांजेक्शन, एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ इट शुड बी इन फाइनेंशियल करेक्टर। कुछ तो उसका ट्रांजेक्शन मनी के सेंस में हो, मनी के सेंस में नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और ये सब काम क्यों करते हैं? एंड टू इंटरप्रेट द रिजल्ट देयर ऑफ। उसके बाद इंटरप्रेट करना रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब यहां पर क्या है? प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ताकि हम पता कर सके भाई हमारा रिजल्ट क्या आया इस काम कर। तो दिस इज एन अकाउंटिंग, ये प्रॉपर डेफिनेशन होती है जिसमें आप सारे एस्पेक्ट को कवर करते हो कि अकाउंटिंग क्या है। सिस्टमैटिक ऑर्डर में बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ इट शुड बी इन फाइनेंशियल, उसको रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करना, और उससे फिर आखिरी में रिजल्ट इंटरप्रेट करना, ये कहलाता है आर्ट। ये पूरा प्रोसेस इज कॉल्ड आर्ट। ठीक है, ये क्या है? अकाउंटिंग। तो ये पूरी आर्ट जो है हमारी एक प्रैक्टिस है, वो कहलाती है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है भाई, अगर मैंने अकाउंटिंग सीख ली तो मेरे पास वो स्किल आ गई, वो कला आ गई कि मैं भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग करूंगा, क्लासीफाई कर सकता हूँ, उसके बाद समराइज कर सकता हूँ जितने भी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, सो दैट आई कैन फाइंड आउट द नेट रिजल्ट ऑफ द फर्म। अकाउंटेंट का काम ही यही होता है कि बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, समराइज करो, और उससे बिजनेस का रिजल्ट पता करो। आई होप मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इज क्लियर टू यू ऑल। अकाउंटिंग क्या है सबको समझ में आ गया? हम एज अ चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? व्हाट इज अकाउंटिंग? एनी डाउट टिल हियर? एनी टर्म दैट यू हैवंट अंडरस्टूड? आप क्योंकि अकाउंटिंग पहली बार पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अकाउंटिंग जैसे हमने कहा ना, हर सब्जेक्ट की अपनी एक वोकैबुलरी होती है। तो बीइंग अ न्यू स्टूडेंट टू दिस चैनल, टू द कॉमर्स स्ट्रीम, टू द अकाउंटेंसी, आपको अकाउंटिंग की भी टर्मोलॉजी आनी चाहिए। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि भाई सर ये वाला टर्म एक बार मतलब क्लियर नहीं है, तो आप बता दीजिए अकाउंट्स में इसका मतलब क्या होगा। हो सकता है आपको उसका मतलब तो पता हो लेकिन इंग्लिश के सेंस में पता हो और यहाँ पे वो फिट नहीं बैठ रहा हो, तो आप इसलिए बिल्कुल बेहिचक, बेझिझक, बिल्कुल चैट बॉक्स में लिख दीजिए और मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं। क्लास 11th में आए, साथ में लगे रहेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है तो आगे आते हैं अगला टॉपिक। अगली बार में आते हैं हम, तुम्हारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया? फीचर्स। फीचर्स का मतलब क्या हो गया? खास बात क्या है भाई, अकाउंटिंग में होता क्या है, क्या खास बात है इसकी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इट। तो मेन की पॉइंट्स क्या हैं, टेक अवेज क्या है अकाउंटिंग को लेकर, हम किसके ऊपर पढ़ेंगे? देखिए अकाउंटिंग का टेक अवे क्या होता है, सबसे पहले बोलते हैं पहला फीचर। फर्स्ट फीचर आपको कहता है कि अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज अ साइंस। अभी हमने कहा ना अकाउंटिंग डेफिनेशन जब आपने देखी तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट आपने पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग आर्ट है सिर्फ। अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। अब आर्ट तो आपने समझ लिया, आर्ट है क्योंकि ये एक कला है, एक स्किल है जो कि आप लर्न करोगे और लर्न करने के बाद उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे, इट विल वेरी फ्रॉम अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट। सब पर्सन, हर बच्चा पढ़ेगा लेकिन अप्लाई हर बच्चा अपनी तरीके से करेगा। हर बच्चा एक जैसा नहीं अप्लाई करता। इसी एग्जाम में आप देखो तो हर बच्चे का जो अकाउंट्स बन के आता है वो अलग अलग आता है, बिकॉज इट इज एन आर्ट। आप आर्ट सीख रहे हो, लेकिन अकाउंटिंग इज साइंस एज वेल। अब साइंस क्यों है? कोई भी सब्जेक्ट साइंस क्यों होता है? अकाउंटिंग को हम साइंस क्यों बोलते हैं?
बिकॉज साइंस क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन जहां पर होता है। तो वैसे ही एनी सब्जेक्ट विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस, थ्योरीज, ऑब्जर्वेशंस, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, जो नॉर्म्स पे बेस्ड होता है, वो सारे सब्जेक्ट साइंस कहलाते हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, सर्टेन गाइडलाइंस, ऑब्जर्वेशंस पे डिराइव किया गया है। जो भी अकाउंटिंग की थ्योरी बनाई गई है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, ये सब एक्सपेरिमेंटेड हैं। इनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है, और उसके बाद विद डिटेल एक्सप्लेनेशन इनको बनाया गया है। इसीलिए अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ साइंस। ये साइंस है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्यों बोलते हैं? अकाउंटिंग को साइंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ जो नॉलेज आप गेन करते हो वो सिस्टमेटाइज्ड है, वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में डेवलप किया गया है, रिसर्च्ड है, एक्सपेरिमेंटेड है। और ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, जो भी साइंस बोलते हो जिनको भी, वो प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस पे बेस्ड होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग के अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, जो कि साइंटिफिकली डेवलप्ड की गई हैं। दैट इज वाई अकाउंटिंग इज अ साइंस। अब उन्हीं थ्योरीज, उन्हीं प्रिंसिपल्स को आप लर्न करते हो, उनको आप सीखते हो, और उसको फिर क्रिएटिवली रियल लाइफ में अप्लाई करते हो। भाई फिजिक्स का लॉ ऑफ इनर्शिया सबने पढ़ा है, दैट इज साइंस। साइंस कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऐसा ही है, लेकिन उसको रियल लाइफ में कौन अप्लाई कर रहा है? जिसने साइंस ली, साइंस का वो रूल देखा उसने कि हाँ मोशन आता है, ग्रेविटी का कर होगा, कार ऐसे चल सकती है, तो उन्होंने उसको क्रिएटिवली अप्लाई किया। हम डे टू डे लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ऐसे में मैंने साइंस तो पढ़ी लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाया। तो अकाउंटिंग भी वही है, कई बच्चे पढ़ तो लेंगे लेकिन अकाउंट्स बनाने को दे दो तो बना नहीं पाएंगे, बिकॉज उन्होंने एज एन आर्ट उसको नहीं देखा, उसकी स्किल नहीं है, सिर्फ एज अ थ्योरीज प्रिंसिपल्स उन्होंने उसको याद कर लिया, उसको प्रैक्टिस कर लिया, उसको रट लिया, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए साइंस क्या है, मतलब अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है आपकी, आर्ट एज वेल एज साइंस बोथ। सेकेंड फीचर आप देखोगे तो बोलते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी या फिर क्वांटिटेटिव। तो अकाउंटिंग में हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल होने चाहिए, एटलीस्ट अ पार्ट तो होना ही चाहिए ना। मॉनेटरी होने चाहिए, क्वांटिटेटिव होने चाहिए, दैट मीन्स इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव। कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो हमारा रिकॉर्ड कभी नहीं हो सकता। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए जो कि मनी के सेंस में इन्वॉल्व हो रहा हो, कि कुछ खरीदा, कुछ बेचा, किसी को पेमेंट किया, किसी से पेमेंट रिसीव किए, तो वो सारे ट्रांजेक्शन कहलाते हैं फाइनेंशियल। क्वांटिटेटिव होने चाहिए, मॉनेटरी होने चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसी से डिराइव होता है और बोलता है कि भाई रिकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ मनी ही करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो उससे कोई मतलब नहीं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी जब तक मनी के सेंस में एक्सप्रेस ना हो जाए तब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे हमने बोला कि भाई परचेज्ड 2 tables फॉर बिजनेस। अब क्या ये हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है? बिल्कुल है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा, ये क्वांटिटेटिव है, बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन क्या ये बिजनेस में रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये मनी के सेंस में एक्सप्रेस नहीं हो रहा। आपने कहा 2 टेबल तो खरीदी है, बिजनेस का भी है, फाइनेंशियल भी है, लेकिन क्या बता सकते हैं कितने रुपए की टेबल खरीदी है? नहीं। आप कहोगे खरीदी तो है लेकिन कितने खरीदी, आई डोंट नो। तो मनी के सेंस में तो एक्सप्रेस नहीं हो पाया ना। जब तक ये मनी के सेंस में नहीं आएगा तब तक इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे।
कब रिकॉर्ड करोगे? जब यही ट्रांजेक्शन हो जाएगा फॉर ₹1000 ईच। अगर ऐसा आ जाए कि अब देखिए कि 2 टेबल खरीदी फॉर ₹1000 ईच, तब आपको पता है कि ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि हमने 2 टेबल ₹1000 यानी ₹2000 की खरीदी। तब आप अकाउंट्स में दिखाओगे कि हमने ₹2000 की टेबल खरीदी, क्योंकि वो फाइनेंशियल तो था, लेकिन पहले वो मनी के सेंस में एक्सप्रेस नहीं था। जब ट्रांजेक्शन मनी के सेंस में एक्सप्रेस होगा तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करते। तो अकाउंटिंग की एक खास बात क्या आ गई कि वो सिर्फ पैसे के वे में चीजों को रिकॉर्ड करेगा। अगर कोई एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है, पंक्चुअल है, हार्ड वर्किंग है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छा है, इन सब चीजों को हम कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि ये ना ही फाइनेंशियल है और ना ही ये हमारे मनी के सेंस पर एक्सप्रेस हो सकती हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, एटलीस्ट पार्ट होना चाहिए, एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अब हमने क्या किया? रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमारा काम क्या आता है? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग अभी बताया था आपको, ग्रुपिंग कर देना। कि हम रिकॉर्ड तो कर लेंगे, जितने भी मनी के ट्रांजेक्शन आएंगे सबको रिकॉर्ड करते जाएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहले पैसा आया, फिर पैसा गया, फिर पैसा आया, फिर गया, फिर आया। तो ये तो मिक्सअप हो गया ना सब, खिचड़ी बना के हमने एक जगह रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन उसको स्टडी कर पाएंगे क्या? नहीं। तो उसके लिए हम अकाउंट्स में क्या करते हैं? उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को उठा के एक जगह पर रख देते हैं, छटनी करते हैं, जिसको हम बोला कि बहुत सारे आगे लेटर आ गए पोस्ट ऑफिस में। जैसे आपने पोस्ट ऑफिस का पोस्ट बॉक्स खोला तो आपने बहुत सारे लेटर निकले। अब उस लेटर में भाई जिस एरिया का है उस एरिया के हिसाब से आप स्क्रूटनी करते हो उसको और एक कलेक्ट कर लेते हो, फिर पोस्टमैन को देते हो, वो इस एरिया में लेके गया, वो इस एरिया में। तो वही चीज होती है ग्रुपिंग करना, क्लासिफाई करना। तो बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए उनको कट शॉर्ट करके एक शॉर्ट फॉर्म में, एक समराइज फॉर्म में, एक क्लासिफाई, एक ग्रुप बना देना। एक जैसे कैश का रिलेटेड सारा एक जगह, सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक जगह, क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन परचेज के एक जगह। ठीक है, तो इस सारे एक जैसे ट्रांजेक्शन उठा के एक जगह पर लिखना इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। ये हम अकाउंटिंग करते हैं, मतलब डाटा को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, इजी हो जाए ताकि उसको स्टडी करना। एक बार हमने डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं, हम क्या करते हैं? उसको समराइज करते हैं, ब्रीफ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ब्रीफ में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना इज समराइजिंग, कि भाई पूरे साल जितने भी ट्रांजेक्शन सबको एक साथ तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, तो यूजर को चाहिए कि भाई थोड़ा आसान दो, आसान शब्दों में समझेंगे। पूरी कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट बना देंगे तो यूजर समझ नहीं पाएगा। और पूरे साल का रिपोर्ट बना के हम दे रहे हैं तो बिजनेस में तो बहुत सारे खर्चे इनकम होते हैं। एक रिलायंस फर्म आप लीजिए, टाटा लीजिए, अडानी लीजिए, तो इनके साल भर में तो लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन है। क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम बैठ के पढ़ेंगे उसको? नहीं। तो हमको चाहिए समरी में बनाइए भाई, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड स्कूल वाले देते हैं, सीबीएसई देते हैं, एक समरी, एक प्रॉपर एक छोटे से फॉर्म पे दे दिया, क्या इस सब्जेक्ट में इतने में से इतने नंबर आए, इतने थ्योरी में आए, इतने प्रैक्टिकल में आए। दैट इज सिंपल रिपोर्ट कार्ड। आप देखिए सीबीएसई, आईएससी जो भी बोर्ड का है, दैट इज समराइजिंग। समरी शीट पे ले आना। वंस द डेटा इज समराइज्ड देन वी नीड टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, मतलब स्टडी करते हैं, और फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएट करना मतलब जज करना, कि भाई रिजल्ट बताना। तो जो भी हमारे पास समरी शीट आती है उसमें हम एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि कैसा रहा, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या इंप्रूव हुआ, क्या डिक्लाइन हुआ, और उसके बाद हम अपने रिजल्ट बताते हैं, आपको इंटरप्रेट करते हैं कि भाई प्रॉफिट निकला कि लॉस निकला। तो ये काम होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का काम ये भी होता है, एक फीचर होता है कि भाई वो एनालिसिस भी करती है, इवैल्यूएट भी करती है रिजल्ट पता करने के लिए। और एक बार जब रिजल्ट आ जाए फिर उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसको करते हैं? यूजर्स को। बहुत सारे हमारे यूजर्स अकाउंटिंग के, जिनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। एक बिजनेस है भाई, उसकी इंफॉर्मेशन किसको किसको चाहिए होती है? बहुत से लोगों को चाहिए होती है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि हु ऑल। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो हु ऑल वांट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की इंफॉर्मेशन किसको किसको चाहिए होती है?
ये पता करने के लिए बहुत सारे यूजर्स होते हैं जिनको नीड होती है। कोई इन्वेस्टर होगा, कोई क्रेडिटर होगा, कोई लेंडर होगा, कोई बैंकर होगा, कस्टमर्स होंगे, पब्लिक होंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, सबको चाहिए होती है। जैसे आपका रिजल्ट सीबीएसई आईएससी में अभी ये रिजल्ट आया है, तो आपके रिजल्ट जानने के बहुत इच्छुक लोग बैठे होते हैं। सबसे पहले किसको चाहिए होता है भाई? सीबीएसई को चाहिए होता है या आईएससी को चाहिए होता होगा सबसे पहले तो। उसके बाद किसको चाहिए? स्कूल्स को मिलता है, स्कूल को भी तो रिजल्ट चाहिए। स्कूल के जानने के बाद किसको मिलता है? सारे टीचर को चाहिए होता है, भाई सारे टीचर भी जानते हैं आपका रिजल्ट। उसके बाद किसको चाहिए? तो भाई पेरेंट को भेजते हैं। पेरेंट के बाद किसको चाहिए? आपको भी चाहिए अपना रिजल्ट। आपको जानने के बाद किसको चाहिए? सोसाइटी को भी तो चाहिए, आपके रिलेटिव भी तो आएंगे, चाचा ताऊ मामा चाचा जो भी हैं उनको भी तो चाहिए बेटे का रिजल्ट कैसा है। पड़ोसियों को चाहिए, शर्मा जी के लड़के को चाहिए। तो बहुत सारे यूजर होते हैं ऐसे ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, कि जब बिजनेस की इंफॉर्मेशन आती है तो उसको कौन कौन चाहता है, तो हमें उन सब लोगों को बताना भी पड़ता है। अकाउंटिंग में हम अपनी इंफॉर्मेशन को, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको कम्युनिकेट भी करते हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में थैंक यू सो मच। ठीक है, जुड़े रहिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, अच्छा लगा। तो ऐसे में जितने भी फीचर्स हैं हमने उसको डिस्कस किया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? बहुत ही डिटेल में हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बहुत स्पीड में नहीं जाएंगे। सबकी समर वेकेशन है, तब तक हम कोर्स को आराम से चलाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज छूटेंगे नहीं। जब स्टार्टिंग की थ्योरी आप पकड़ लेंगे, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली होने लग जाएगा। आई नो देर आर वेरियस कोचिंग एंड यूट्यूबर्स जहां पर आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे आते हो, बट यू डोंट नो द बेस कैसे हो रहा है। बच्चे फिर पूछते हैं सर क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्यों कैसे का जवाब पहले आप थ्योरी में पढ़ते हो। विदाउट थ्योरी आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे जंप कर ही नहीं सकते, आपको पहले बेसिक आना चाहिए ना भाई। तो इसीलिए हम पहले आपको थ्योरी कवर करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। इस वीक में कोशिश करेंगे थ्योरी कवर करें, सो दैट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव। भाई अब हमें समझना है कि हम अकाउंटिंग एज अ बिजनेस कर क्यों रहे हैं। क्या हर बिजनेस को जरूरी है अकाउंटिंग करना? क्या एक पान की दुकान वाला जो खोल के बैठा है वो भी अकाउंटिंग करेगा? क्या एक सब्जी के ठेले वाले ने अपना बिजनेस रन कर रहा है तो उसको भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है? क्यों जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं है भाई। जरूरी नहीं है कि आप करिए, सब्जी के ठेले वाले को अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, एक बड़े बिजनेस को भी अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको पता है कि इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, अकाउंटिंग करने के कुछ फायदे भी हैं, उसका पर्पस है। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ये पर्पस हमारे मन में क्लियर होना चाहिए। और जिस दिन ये पर्पस क्लियर हो गया, जैसे आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्यों अकाउंट्स ली, यू हैव द पर्पस, कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव रखा होगा कि यस सर मेरे को सीए बनना है, यस सर मेरे को एमएनसी में जाकर अकाउंटेंट की पोस्ट पर काम करना है, यस सर मेरे को गूगल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है। कुछ तो टारगेट रखा हो। यस सर मेरे को आईएम्स में जाना है, पढ़ना है, डीयू के एसआरसीसी में पढ़ना है, टॉप कॉलेजेस में पढ़ना है, एडमिशन लेना है, इसलिए मैंने कॉलेज में कॉमर्स ली है। तो टारगेट होगा ना, इसीलिए तो आप पढ़ाई कर रहे हो। वैसे ही कुछ ना कुछ एम या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटिंग के। क्या होते हैं? एम, एम या ऑब्जेक्टिव्स। पर्पस क्या है? पर्पस भी आप बोल सकते हो। पर्पस क्या है? अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं? तो अकाउंटिंग पढ़ने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हैं एज अ बिजनेस, अब एज एन अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग रियल लाइफ में करेंगे बिजनेस में, तो कुछ सोच के कर रहे होते हो, कुछ उसका पर्पस होता है, एम होता है, सेट करते हो आप ये काम हमको करना ही है, इसलिए अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव आता है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आएगा तो कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। कि भाई बिजनेस में जो भी हैपनिंग हो रही है, जो भी फाइनेंशियल घटना घट रही है, पैसे का जो भी लेन देन हो रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है, इन सब का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाए। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। एग्जाम में पूछा जाता है कि बिजनेस में ट्रांजेक्शन को किस ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, क्रोनोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, कोई भी ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट एंड टाइम वाइज।
डेट एंड टाइम वाइज जब भी आप ट्रांजेक्शन को, जो पहले ट्रांजेक्शन हुआ उसको पहले रिकॉर्ड करो, जो बाद में हो रहा है उसको बाद में। तो डेट एंड टाइम वाइज लाइन, 1 तारीख, फिर 2 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 4 तारीख, लगातार आप रिकॉर्ड करो तो आसान रहता है, उसको ट्रेस करना आसान रहेगा, रिकॉर्ड करना आसान रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो होता है बिजनेस में टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना क्यों जरूरी है भाई? पहला तो आसान रहेगा, सिस्टमैटिक रखोगे तो आसान है, कभी भी ट्रेस करना हो तो आसानी से मिल जाएगा। बट रिकॉर्ड रखना जरूरी क्यों, ये ऑब्जेक्टिव क्यों होता है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव? क्योंकि अगर आपने अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखा तो फ्यूचर में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है बिटवीन मेंबर्स, बिटवीन फर्म एंड द कस्टमर, किसी के बीच में भी कोई भी ट्रांजेक्शन को लेकर डिस्प्यूट होता है, तो इट विल एक्ट एज अ लीगल वैलिड एविडेंस। ये क्या करेगा? एविडेंस की तरह काम करेगा इन द कोर्ट। इसको हम यूज करेंगे एज अ लीगल वैलिड एविडेंस इन द कोर्ट। इसीलिए सबसे पहला अपने आप को सेफ रखना जरूरी है। एज एन बिजनेस आप देखोगे कि भाई कई बार क्या होता है, कस्टमर आके फर्जी आपको क्लेम कर सकता है कि भाई आपकी दुकान से सर ये सामान ले गए थे और इसको लेके हमारी तबीयत खराब हो गई, हम आपके ऊपर केस करने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप घबरा जाओगे। अगर आपके पास कोई अकाउंटिंग, आप कहोगे अच्छा बिल दिखाइए, प्रूफ दिखाइए। तो अगर आपने अकाउंटिंग प्रॉपर की है, बिल दिया होगा, उसको प्रूफ रखा होगा अपने पास, एंट्री की होगी, तो आप अपने आप को सेव कर लोगे। वो फ्रॉड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो टू कीप योर सेल्फ, यानी टू कीप फर्म सेफ एंड सिक्योर, प्रिवेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी इंट्रूजन, हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। अकाउंटिंग करने का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि भाई बिजनेस में जो भी हो रहा है उसको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किया जाए, सेफ रखा जाए। फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ सकती है, इन द केस ऑफ इमरजेंसी, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए, तो ये हेल्प करेगा हमको एज अ फर्म सेफ रखने में, अपने आप को बचाने में। ठीक है, क्लियर है पहला ऑब्जेक्टिव क्यों करते हैं। सेकंड आता है टू नो अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता करना। अब अगर हमने अकाउंटिंग की नहीं, हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो एट द एंड ऑफ एनी अकाउंटिंग पीरियड हमको कैसे पता चलेगा कि भाई बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? हमको कैसे पता चलेगा? भाई हम एक बिजनेस है, साल भर खरीद रहा है सामान, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है। अब साल के एंड में अगर उसको पता करना है कि भाई इस साल मैंने प्रॉफिट कमाया कि लॉस हुआ, कैसे पता चलेगा? उसने तो रिकॉर्डिंग नहीं की। इसीलिए अगर आपको प्रॉफिट लॉस चाहिए तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू नो अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम अकाउंटिंग इसीलिए करते हैं सो दैट हमको अपने फर्म का प्रॉफिट या लॉस पता चल सके, कितना प्रॉफिट हो रहा था, कितना लॉस हो रहा था, ये पता चल सके। ठीक है, हर बिजनेस चाहता है ना भाई बिजनेस प्रॉफिट के लिए तो कर रहे हैं, तो हमको पता भी तो चले कि 1 साल के बाद हमने प्रॉफिट अर्न किया कि लॉस में चले गए। आप भी इसीलिए स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो ना, आखिरी साल के एंड में आपको रिजल्ट मिले कि आपने कितना इंप्रूव किया, कितना स्कोर किया, कैसा परसेंटेज रहा। अगर वो बताएंगे नहीं, बस अगली क्लास में पास करते चले जा रहे हैं, तो क्या फायदा है? कौन अच्छा पढ़ रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा है, कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो सिमिलरली बिजनेस वांट्स टू नो प्रॉफिटेबिलिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी कब पता चलेगी? जब आप अकाउंटिंग करोगे। अकाउंटिंग प्रिपेयर करने का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम प्रॉफिट लॉस पता कर सकें। ठीक है, थर्ड आता है टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब फाइनेंशियल साउंडनेस। फाइनेंशियल साउंडनेस मतलब रिचनेस ऑफ द फर्म, कि फर्म कितनी रिच है। रिचनेस का मतलब क्या हो जाएगा? उसकी वेल्थ से, उसकी वेल्थ कितनी है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज कितने हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसमें कई बच्चे डाउट में रहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के बीच सर डिफरेंस क्या होता है। देखिए, आप अपने पड़ोसी को देखिए, पड़ोसी के घर में झांक के देखिए, नहीं झांकना गलत बात है, मतलब आप पता करिए क्या पड़ोसी की सैलरी कितनी है, कोई बताएगा? नहीं बताएगा। पड़ोस में अगर दुकान वाला है, उससे कहो भैया तुम्हारा प्रॉफिट कितना होता बताओ, क्या बताएगा? नहीं बताएगा, झूठ बता देगा आपसे, सही तो नहीं बताएगा। सरकार को वो सही नहीं बता रहा तो आपको क्यों बताएगा? तो नहीं बताता। लेकिन आप तब भी कह सकते हो कि यार इनका बिजनेस हमसे अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो इनकी कोठी तो बड़ी से बड़ी होती जा रही है भाई, कि गाड़ी
हर साल एक नई खरीद लेते हैं। हम तो वहीं मारुति 800 पे चले जा रहे हैं। क्या है, हम देख सकते हैं ना, कैसे बोल सकते हो कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉस तो नहीं पता ना, लेकिन हम देख रहे हैं वो ग्रो कर रहे हैं। ग्रो कैसे कर रहे हैं, उनका एसेट्स इंप्रूव हो रहे हैं, घर बड़ा हो रहा है, गाड़ी ज़्यादा हो रही है। तो क्या है कि भले उनका प्रॉफिट हमको नहीं पता, प्रॉफिट लॉस हर साल अलग अलग निकल सकता है, लेकिन फर्म के जो असेट्स में चेंजेस आते हैं, पड़ोसी की 2 जमीन हो गई, एक और जमीन खरीद ली, वो क्या होता है, रिचनेस को शो कर रहा है, वेल्थ को शो कर रहा है। और इसी वेल्थ और रिचनेस को देख के बैंक्स आपको लोन वगैरह भी ग्रांट करती हैं कि एसेट कितने हैं, प्रॉफिट तो कमा रहे हो। एक छोटे सा पान वाला अगर 50,000 रुपए लगा के 1 लाख रुपए कमा लेता है और बैंक में जाए कि मेरे को 5 लाख का लोन चाहिए, तो क्या बैंक देगा? मना कर देगा। क्या तुम्हारी दुकान कितनी बड़ी है, 50,000 रुपए में बिक जाएगी, तुम्हारा बिजनेस डूब गया तो मेरा 5 लाख रुपए लेके तुम भाग जाओगे तो हम कहाँ से रिकवर करेंगे? तुम्हारे पास एसेट्स भी हैं? कहेगा नहीं। कहेंगे लोन भी क्यों मांग रहे हो, फिर चले जाओ यहाँ से। लेकिन अगर अंबानी साहब चले जाओ, कहें हमको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तुरंत घर आके बैठ के देंगे उनको, क्योंकि उनको पता है कि वो 10 लाख लेके कहाँ भाग पाएंगे, उनके एसेट इतने सारे हैं। एक वो अपना तिनका भी ऐसे गिरा के बेच देंगे तो 10 लाख रुपए मिल जाएगा मेरा, है ना। तो ऐसे में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए 2 पोजीशन अलग हैं। हमको ये भी जानना होता है कि हर साल हम प्रॉफिट या लॉस कितना कमा रहे हैं, और ये भी पता करना होता है कि हम इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं, हमारा एसेट्स एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, है ना, कि हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं, जमीन बढ़ रहा है, बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, 1 ब्रांच से 2 ब्रांच हो गए, 2 से 4 हो गई, तो ये ग्रोथ को शो कर रहा है। भले लॉस हो, हमने इस साल जो पैसा कमाया था उससे 2 ब्रांच और खोल दी तो ग्रोथ तो हुई, लेकिन तीनों ही बिजनेस लॉस में चले गए, तो उससे कोई मतलब नहीं, लॉस अलग आया और बिजनेस लेकिन 3 खुल गए ना। बैंक में लोन लेने जाएंगे तो बैंक कहेगा अच्छा आपके 3 दुकान है, चलो अच्छा लोन दे देते हैं, 1 दुकान बेच के तो पैसा मिल ही जाएगा ना बैंक को। तो इस तरीके से हम पता करते हैं दोनों चीजें, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट या लॉस के बारे में जानना, फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी फाइनेंशियल साउंडनेस, वेल्थ, हाउ साउंड अ फर्म इज, हाउ स्ट्रॉन्ग अ फर्म इज, स्ट्रॉन्ग कितनी है, फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो चीजें जानना। क्या होता है, जैसे आप देखते हो भाई किसी किसी के यहाँ कि बेटी की शादी के लिए पिताजी जाते हैं और कहते हैं भाई लड़का क्या कर रहा है, कहते हैं लड़का तो कुछ नहीं कर रहा है, खेती है लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा बड़े बीघे खेत हैं, इतना बड़ा घर है, तो वो क्या है, लड़का कुछ नहीं कर रहा है, यानी प्रॉफिट लॉस 0 है, लेकिन उनका असेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑन दी अदर हैंड आप कुछ जगह जाते हो, कहता है यार हमारी जमीन उमीन तो कुछ नहीं, लेकिन मैं लड़का हमारा सीईओ है इस फर्म में, लाखों महीना कमाता है, तो क्या हो गया, उसका प्रॉफिट लॉस बहुत है लेकिन उसके असेट्स बहुत कम है। ठीक है, तो 2 अलग सिचुएशन हो गई, समझ में आ गया? अब तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे कोई डाउट आ रहा पूछते जाइए भाई, बताते जाइए। नेक्स्ट देखेंगे, 4th आता है टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अकाउंटिंग करने का एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एरर्स कम करें और फ्रॉड को बचा सकें, फ्रॉड ना हो हमारे साथ। तो अगर आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है, अकाउंटिंग सही सही की है, तो आपके एरर कम होंगी। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है, साइंटिफिक थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, सिस्टमैटिक नॉलेज पर बेस्ड है। अगर आप अकाउंटिंग सही सही कर रहे हो, सारे रूल सही लगा रहे हो, तो एरर के चांसेस कम होंगे, कुछ गलती नहीं होगी, कुछ छूटेगा नहीं आपसे। और जब आप गलती नहीं कर रहे हो तो फ्रॉड बहुत कम होता है, सिस्टमैटिक सब चीज रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ उसमें एरर नहीं कर रहे हो, तो फ्रॉड के चांसेस भी बहुत कम होंगे। कोई गलत काम ना करना उसमें भाई, कि 500 रुपए के ट्रांजेक्शन को आपने 50,000 का दिखा रखा है, तो गलती हो गई ना। तो अगर आप रूल को बेसिस पे चलोगे, गलती हो सकती है, लेकिन अकाउंटिंग उसमें आपको क्या देता है, उसको रेक्टिफाई करने के भी मेथड बताता है। आप जानबूझ के गलती करोगे तो फ्रॉड होगा, तो अकाउंटिंग कहता है उसको टाइम टू टाइम चेक कराया जाएगा। इसलिए जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे तो एरर या फ्रॉड बिजनेस में कम होगी। जैसे आपको कभी लगता होगा कि आप गए बिग बाजार, स्पेंसर्स, इजी डे, वहां देखे और सोचा होगा भाई ये चॉकलेट रखी है चुपचाप, अगर एक मार के मैं जेब में और जाके खा लूं तो क्या ही पता चलेगा, कैमरा देख रहा है, ऊपर वाला देख, है ना। लेकिन सोचते होगा अच्छा चलो मेरे को तो देख रहा है, एम्प्लॉय तो इसका मार देता होगा कहीं ना कहीं, एक चॉकलेट तो खा लेता होगा, बिस्कुट खा लेता होगा, नमकीन खा लेता होगा, कोल्ड ड्रिंक यूज कर लेता होगा। कैसे ट्रेस कैसे करते होंगे इतने बड़े स्टोर में कि एक बिस्किट गायब हो गया? काउंटिंग से। अकाउंटिंग एरर को प्रिवेंट करता है, फ्रॉड को प्रिवेंट करता है। क्यों भाई? उनके पास डेटा है कि मैंने 1000 यूनिट खरीदा था बिस्किट का
और उसमें से 200 सेल हुए हैं तो 800 बचे होने चाहिए। अगर 800 में से एक भी कम हुआ तो वहां के जो इंचार्ज से वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो इंचार्ज को भी लगता है हाँ यार अकाउंटिंग हो रही है, पकड़ में आ जाएगा। अगर एक भी गायब हुआ तो रिकॉर्ड में तो दिखेगा। इसीलिए अकाउंटिंग क्या करता है, एरर्स और फ्रॉड को प्रिवेंट करता है। अगर प्रॉपर अकाउंटिंग आप कर रहे हो, जैसे घरों में मम्मी होती हैं, मम्मी ने बिस्किट का डब्बा रखा और देते हो 2 दिन में गायब हो जाता है, खत्म बिस्किट। मिठाई रखी फ्रिज में, खाया खत्म। क्यों? क्योंकि मम्मी ने कोई अकाउंटिंग नहीं की। मम्मी अगर वहां पे मम्मी अभी आ जाए और अकाउंट करें, हाँ इस मिठाई के डिब्बे में 12 पीस बची हैं, गेस्ट आए थे 2 पीस दे दी, अब 10 होनी चाहिए, और उस पर स्लिप चिपका दे, तब आप फंस जाओगे। अब आप कहोगे यार ये बड़ा दिक्कत मम्मी ने कर दी, अब रिकॉर्ड रखने लग गई हैं, अब हम एक चोरी कर लेंगे तो पकड़ में आ जाएगा कहाँ गई। तो आप एरर या फ्रॉड के नहीं कर पाओगे। फ्रॉड कर पाओगे और चोरी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अपने घर में कैसी चोरी, लेकिन स्टिल एरर एंड फ्रॉड को प्रिवेंट करता है अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपका ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये सोच के कर रहे होते हैं कि भाई इससे हम एरर कम होगा हमारे अकाउंट में और फ्रॉड बचेगा। ठीक है। 5th पॉइंट अगर आप देखते हो तो असर्टेन प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। हम ये भी चेक कर सकते हैं भाई, अगर अकाउंटिंग आप करते हो तो ये सोच के करते हैं कि हम अपनी प्रोग्रेस को भी जज करें। प्रोग्रेस का मतलब हम कंपेयर कर सके अपने डेटा को, कंपैरिजन फैसिलिटेट कर सके। भाई पिछले साल से हमारा डेटा कितना इंप्रूव हुआ। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो पिछले साल का रिजल्ट नहीं पता, इस साल का नहीं पता, जज कैसे करोगे कि आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो। तो अकाउंटिंग करते हैं जब आप, तो 1 साल का डेटा आपके पास है, आप अगले साल के डेटा से उसको कंपेयर करते हो, तो व्हाट यू डू कंपैरिजन। आप देखते हो कि हाँ लास्ट ईयर से इस साल का डेटा बहुत अच्छा हुआ है, इंप्रूव हुआ है, तो हमारी फर्म अच्छा कर रही है। या डाउन हो गया है तो कम हो गया, क्यों कम हो गया, क्या रीजन था, डेविएशंस क्या थे, उसको कैसे करेक्ट किया जाए, इन पर आप एक्शंस लेते हो। तो अकाउंटिंग से ही ये पॉसिबल होता है कि आप अपने डेटा को, अपने बिजनेस को कंपेयर कर सको, प्रोग्रेस को जान सको कि लास्ट 5 ईयर्स में आप क्या प्रोग्रेस रही आपकी, कितना इंप्रूव किया, या डाउनफॉल रहा तो क्यों रहा। इन सब चीजों को आप पकड़ सकते हो, असरटेन कर सकते हो। ठीक है। देन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेटा क्या होता है, व्हेन ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज पर डेट एंड टाइम। जैसे बिजनेस में दुकान आज खोली मैंने, आज मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और आज पहले दिन एक कस्टमर आया, उसने कहा भैया 100 रुपए का सामान दे दीजिए। मैंने 100 रुपए का सामान दिया, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, उस प्रोडक्ट को 100 रुपए का मैंने बेचा, पहला ट्रांजेक्शन हो गया, सबसे पहला आया था। 2 घंटे बाद एक और कस्टमर आया, उसने कहा भैया 50 रुपए का सामान दे दो, तो मैंने 2 घंटे बाद उसको क्या किया, सेकेंड नंबर पे लिखेंगे ना, 50 रुपए का ट्रांजेक्शन। क्या हो रहा है, जो बाद में आ रहा है वो बाद में नीचे लिखते जा रहा है, जो पहले हुआ वो पहले की डेट का, 1 तारीख का ट्रांजेक्शन पहले, फिर 2 तारीख का उसके बाद, 3 तारीख का उसके बाद, 4 तारीख का उसके। तो डेट और ईयर के हिसाब से जब आप ट्रांजेक्शन को लिखते हैं तो आपका क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजिकल। 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन पहले लिखा जाएगा, 5 अप्रैल का ट्रांजेक्शन उसके बाद लिखा जाएगा, और 15 अप्रैल का ट्रांजेक्शन उसके बाद लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्रोनोलॉजिकल समझ में आ गया। डेट एंड टाइम वाइज जब आप जो पहले हुआ वो पहले लिखो, जो बाद में हो रहा है वो बाद में लिखे। क्लियर है। असरटेनमेंट ऑफ प्रोग्रेस भी समझ में आ गया कि बिजनेस कैसे असरटेन करता है, प्रोग्रेस क्या है। लास्ट पॉइंट आप देखोगे 6 पॉइंट, where we talk about to provide information to various parties, that is we are talking about communication. कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग का एक और टास्क होता है, एक और ऑब्जेक्टिव होता है, ये सोच के करते हैं कि हमने जो अकाउंट्स बनाया है वो वेरियस पार्टीज को कम्युनिकेट भी करना है, को बताना भी है कि ऐसा ऐसा रिजल्ट आया है, हमारी फर्म इतना अच्छा कर रही है, ये एरिया में इंप्रूव किया है, लास्ट ईयर से प्रॉफिट बढ़ा है, हमारी सेल इंप्रूव हुई है, लोगों में डिमांड बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या दिखाते हैं, जो भी हमारा है कम्युनिकेट करके। तो दीज आर द 6 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग आप करोगे, जब भी फ्यूचर में आप अकाउंटेंट बनोगे, अकाउंटिंग करोगे, तो ये सोच के करोगे कि पहला काम है कि आप सारे बिजनेस का ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखें, प्रॉफिट लॉस पता कर सकें, फाइनेंशियल पोजीशन को जज कर सकें, एरर या फ्रॉड कम होगा अकाउंटिंग करने से, कंपेयर कर सकेंगे, और जो भी डेटा आया है उसको हमें लोगों तक पहुंचाना भी है, कम्युनिकेट भी करना है। ठीक है, तो यहां तक का टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया, कोई डाउट कहीं यहाँ पे
हमने 3 टॉपिक को आज कवर किया। सबसे पहले हमने कवर किया अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है, AICPA के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग है क्या। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स क्या है अकाउंटिंग में, क्या खास बात है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, एम, पर्पस ऑफ डूइंग अकाउंटिंग, क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग, इसका पर्पस हमने समझा। अब इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं इनको हम अगली वीडियो में कल के लिए रखते हैं। टुमारो सेम टाइम, सेम चैनल, सेम सर, सेम प्लेस, विल मीट अगेन विथ फर्दर टॉपिक। जो भी हमारे हैं आगे के टॉपिक को हम कल कवर करेंगे। आज से इतना ही रखते हैं, इतने को रिवाइज करिए, जो भी डाउट हो उसको दोबारा लेकर आइए। विल मीट अगेन टुमारो सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।